तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे सीए इंटर का बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार चैप्टर, जिसका नाम है ऑडिट सैंपलिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। हर बार ऐसे कहीं ना कहीं 3 से 5 नंबर का इसको पूछ ही लेता है एंड इसको आपको रिवाइज करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आओ इसकी रिवीजन शुरू करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड या अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि आपके लिए कई सारी प्यारी प्यारी रिवीजन वीडियोस आने वाली है। सबसे पहले बताओ सर, हम सैंपलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां भी इकोनॉमिक कंसीडरेशंस होती हैं, वो क्या करता है, वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेना चाहता। वो कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेना चाहता, यानी कहीं ना कहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, वापस करते हैं। क्या बोल रहे हो सर? वापस। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग की बात करें तो सर, ऑडिट सैंपलिंग करते क्यों है? तो देखो ध्यान से समझना। जहां 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 इकोनॉमिक कंसीडरेशंस इन्वॉल्व है सर, इकोनॉमिक कंसीडरेशन यानी टाइम इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, वहां पे ह्यूमन क्या करेगा सर? वहां पे ह्यूमन कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है। यही कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। इसी वजह से सैंपलिंग आया। सर सैंपलिंग से पहले क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच इन्वॉल्व 100% चेकिंग। आप हर चीज को 100% टेस्ट करके चलते थे। रूटीन ट्रांजैक्शंस को भी आप टेस्ट करके चलते थे। बट रिसेंटली क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल्स आ गए। रिसेंटली देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन द फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स, जिस वजह से जितने भी रूटीन एरर्स थे, जितने भी रूटीन फ्रॉड्स थे, वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो जाते थे। एंड जब ऑडिटर 100% टेस्टिंग करता था, उसको कुछ मिलता ही नहीं था। ही कैन नेवर फाइंड any material errors or frauds. So the auditor shifted his approach. उसने अपनी अप्रोच करी towards the testing of the internal controls, towards the testing of the quotients of principles. उसने quotients of principles and quotients of internal controls के ऊपर अपना ध्यान लगाया। फिर इससे क्या होगा? एक बात ध्यान में रखना, ट्रेडिशनल टेस्टिंग में हम एक्सटेंसिव चेकिंग करते थे, सारी चीजों को चेक करके चलते थे, तो टाइम वेस्ट होता था, कॉस्ट वेस्ट होती थी। बट अब ऑडिटर की अपनी जजमेंट है, वो क्या करना चाहता है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज टू बी डन। दिस इज द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। एंड प्लस ऐसा कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है जो आपको बताता है कि ये तीनों चीजें आपने क्या करनी है। ये ऑडिटर की अपनी जजमेंट है। गॉट इट सर? प्लस इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी दैट द ऑडिटर शुड अडॉप्ट अ सैंपलिंग टेक्निक। ये उसके खुद के हित में है, ये उसके खुद के बेनिफिट में कि वो सैंपलिंग करे। बट याद रखना, ऑब्लिगेटरी तो नहीं है। तो सर अगर कंक्लूड करें तो कंक्लूड इतना ही करेंगे कि ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। ओपिनियन देने के लिए ही शुड फॉलो some good technique, उसको अडॉप्ट करने चाहिए स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स विच आर वाइडली एक्सेप्टेबल, एंड स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज वन ऑफ देम। ये रोसेश की पसंद है। रोसेश की पसंद क्यों, अभी आपको पता चलेगा। बट मेन पॉइंट ये कि उसको स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करनी चाहिए बिकॉज इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल, एंड उसके बेसिस पे वो अपने कंक्लूजन और ओपिनियन निकाल के चल सकता है। बस इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखना, दैट्स ऑल अबाउट इट। अब आता है सर ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग। ऐसे 530 कैसे याद रखा था? 53 नंबर वाले सैंपल कलेक्ट करते थे। क्योंकि 53 नंबर वाले सैंपल कलेक्ट करते थे, तो ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन पे करेंगे तो सैंपलिंग किस बात की? जब आप लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, उसको सैंपलिंग कहते हैं। सच दैट ऑल द सैंपलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, यानी कहीं ना कहीं हर आइटम के पास चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने का। इफ आई टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, उसका बस यही है कि उसको पूरी पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ जाए, पूरी पॉपुलेशन पे कंफर्ट आ जाए, यानी ही शुड गेट अ रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। एंड में जाके हमको पता चलता है कंफर्ट आया है या नहीं है, क्या करके चल रहा है, उसकी बात अभी हम करेंगे। बट पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि उसको कंफर्ट चाहिए, ड्रॉ रीजनेबल basis. He needs a reasonable basis to draw conclusion about the whole population. Sir, what is the difference between a sampling risk and a non-sampling risk? Sampling risk ये कहती है कि जो conclusion आपने sample के basis पे निकाला है, it may be different अगर आप 100% checking करते हैं। There can be two types of sampling risk. पहली sampling risk कहती है कि जब आप test of controls करने लगे तो you concluded that the internal controls are effective when in fact they are not. जब आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया, आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जबकि है। तो जब आप ऐसी गड़बड़ करोगे तो क्या होगा? आप गलत ओपिनियन दे दोगे। दिस विल लीड टू एन इनइफेक्टिव ऑडिट। आपकी जो इफेक्टिवनेस है उस पर फर्क आएगा। एंड इट इज ऑल्सो केस ऑफ ओवर रिलायंस ऑन द कंट्रोल। कंट्रोल इतने अच्छे थे नहीं जितना आपने उन पर रिलाय कर लिया। तो ये हो गया सर पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कंक्लूजन क्या है? आपने जब कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी तो आपको लगा कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव।
जबकि दे आर मोर इफेक्टिव। आपको लगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती होगी, जबकि नहीं करती थी। तो इससे क्या हुआ, आपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करे, आपका एडिशनल टाइम लग गया, आपके एडिशनल रिसोर्सेज लग गए, इनएफिशिएंसी आ गई। क्योंकि इनएफिशिएंसी आ गई, चांसेस है कि आप गलत ओपिनियन तो नहीं दोगे, बट आपने कहीं ना कहीं अपना टाइम और रिसोर्सेज को वेस्ट कर दिया। एंड दिस इज अ केस ऑफ अंडर रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क में सैंपलिंग की गलती नहीं है, ऑडिटर की गलती है। ह्यूमन एरर, देयर इज अ केस ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। सर ह्यूमन से मिस्टेक किस चीज में हुई है? 3 चीजों में। ऑडिट प्रोसीजर्स करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, एंड तीसरा उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, उसका कंक्लूजन ड्रॉ करने में। तो सबसे पहले दिक्कत क्या हुई थी? ऑडिट प्रोसीजर्स में जो उसने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करे दे वर नॉट एप्रोप्रिएट। सेकंड केस, जो उसने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, दैट इज द इंफॉर्मेशन, that information was also erroneous information, गलत इंफॉर्मेशन थी। एंड आखिरी में उसने जो एनालिसिस किया that was also wrong, misinterpreting the sample results, उसने एनालिसिस भी गलत किया, मिस इंटरप्रिटेशन करी। अब सर एक बात बताओ, ये सैंपल निकालेंगे कहां से? हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि सैंपलिंग करेंगे, हमें सैंपलिंग रिस्क भी पता चल गई, बट सैंपल निकालने के लिए पॉपुलेशन चाहिए। पॉपुलेशन का मतलब है 100% एरिया, जो आपका इंटायर सेट ऑफ डेटा जिसमें से आप सैंपल यूनिट्स निकालते हो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। सर आपको पॉपुलेशन कैसी चाहिए? आपको रिलायबल पॉपुलेशन चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए, यानी दैट पॉपुलेशन शुड बी रेलिवेंट फॉर द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट यू आर अप्लाइंग। को का मतलब है कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए। आई शुड समवेयर बी एबल टू रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन, तभी मेरे सैंपलिंग प्रोसीजर्स इफेक्टिव होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सैंपलिंग यूनिट्स की। सर ये छोटे छोटे यूनिट्स है जो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। याद रखना, योर सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, बिकॉज उसके बेसिस पे जो आप कंक्लूजन निकालोगे उसी के बेसिस पे आप पॉपुलेशन को भी जज करके चलते हो। व्हाट कैन बी द 2 अप्रोचेस टू सैंपलिंग? सर 2 ही प्यारी प्यारी अप्रोचेस है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का क्या फायदा? जो आपके मैरिज कार्ड पे होता है, RSVP, यहां पे RSVP नहीं है, RSPT है, रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, देयर इज जीरो बायसनेस ऑफ द ऑडिटर, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव टेक्निक। बट अगर मैं बात करूं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में ये खूबियां ही नहीं है, ना उसमें रैंडम सिलेक्शन है, ना उसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। सर एक बात बताओ, कई बार ICAI लिख देता है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक, कमेंट तो कर देना, बोल देना मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी पे मैथ्स में निकाल देते हैं हम लॉग का मतलब है LN। सर LN का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो जहां पे भी लार्ज साइज ऑफ डेटा होगा, जहां पे भी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सर उस केस में हम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करेंगे। सेकंड केस, नो पर्सनल बायस। नो पर्सनल बायस यानी हमारी कोई पर्सनल बायस नहीं है, इट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। इसके बाद आप बोलोगे सर ये ज्यादा, इसके एडवांटेजेस क्या है? ये ना रोसेश को बड़ी पसंद है, मॉमा मॉमी। सर मॉमा मॉमी का क्या मतलब है? मोर ऑब्जेक्टिव, लार्ज मास ऑफ डेटा को जब भी इवैल्यूएट करना तो आप स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग यूज करोगे। मी का मतलब क्या था? मिनिमम सैंपल साइज, मिनिमम सैंपल साइज फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा। एंड याद रखना, अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है तो सेम प्रोपोर्शन में सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल। बस इन पॉइंट्स को आपने कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। लास्ट में आप बोलोगे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, जैसा हमने ये EY के एग्जांपल में भी देखा था कि किस तरह से इनकी सारी टेबल्स वेबल्स बनती है, किस तरह से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। अब आते हैं सर सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ सैंपल। सबसे पहले अगर मैं डिजाइन की बात करूं, आप पॉपुलेशन को डिजाइन करेंगे। जो पॉपुलेशन को आप डिजाइन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि आपके जो ऑडिट प्रोसीजर है उसका पर्पस फुलफिल हो जाए। जो आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करोगे उससे आपको समझ होनी चाहिए कहां पे डेविएशन है, कहां पे मिसस्टेटमेंट है, कहां पे मिसस्टेटमेंट नहीं है, कहां पे डेविएशन नहीं है। प्लीज इस केस में आप एग्जाम्पल पढ़ के चलना अकाउंट रिसीवेबल वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेविएशन और मिसस्टेटमेंट कहां पे हम चेक करते हैं, कैसे हमको पता चलता है। एंड आखिरी में जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये तीनों फैक्टर्स आप कंसीडर करेंगे। नवंबर 22 के एग्जाम में ICAI ने पूछा था। अब सर एक बात बताओ, जो हमने पॉपुलेशन को डिजाइन करना है उसके 2 तरीके क्या हो सकते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है पूरी पॉपुलेशन लो और उसको स्ट्रेटास में डिवाइड कर दो। सर स्ट्रेटास का मतलब है स्मॉल ग्रुप्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि आपके स्मॉल ग्रुप्स बन गए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, अब हर ग्रुप में से थोड़े थोड़े सैंपल निकालोगे एंड ओवरऑल यू कैन रिड्यूस योर सैंपल साइज विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपल रिस्क। फिर से बोल रहा हूं, यू कैन रिड्यूस योर सैंपल साइज विदाउट इंक्रीजिंग द सैंपल रिस्क। सर अब एक बात बताओ, 2 तरीके क्या है स्ट्रेटिफिकेशन करने के? एक तो वैल्यू बेस्ड कर सकते हो, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे कर सकते हो। यही 2 बातें हमने करी थी। हाँ सर। एंड आखिरी में जो रिजल्ट्स आएंगे स्ट्रेटा के, वो आप रिस्पेक्टिव स्ट्रेटम पे प्रोजेक्ट करोगे। फिर से बोल रहा हूं, एक स्ट्रेटा का जो रिजल्ट आएगा उसको रिस्पेक्टिव स्ट्रेटम पे आप प्रोजेक्ट करोगे। एंड जब सारे स्ट्रेटम्स के रिजल्ट को कंबाइन करोगे
तो आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाएगी about the possible effect of the misstatement on that class of transaction or account balance. Then we discussed about value weighted selection. सर ये मॉनिटरी का खेल है, पूरा खेल मॉनिटरी का, यानी जो आप सैंपल का डिजाइन बनाते हो, जो आप सैंपल की टेस्टिंग करते हो, जो आप उस पर कंक्लूजन निकालते हो, एवरीथिंग इज डन इन द मॉनिटरी अमाउंट्स. मॉनिटरी अमाउंट्स यानी आप एक अमाउंट कैलकुलेट कर ली, उस अमाउंट से ऊपर जितनी भी चीजें होंगी उनको आप टेस्ट करके चलोगे. यानी अगर मैं डेटर्स की बात करूं, जिन जिन डेटर्स के अकाउंट बैलेंस में वो मॉनिटरी अमाउंट होगी, वो उस मॉनिटरी अमाउंट से ऊपर होंगे, उनको आप टेस्ट करोगे एंड उसी के बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन निकाल के चलते हो. अब सर एक बात बताओ, सैंपल साइज के केस में क्या था? सैंपल साइज के केस में आपने सैंपल साइज इतना इकट्ठा करना है कि आपकी सैंपलिंग रिस्क रिड्यूस हो जाए. जितना ज्यादा सैंपलिंग साइज उतनी सैंपल रिस्क कम होगी. सर ऐसा क्यों? क्योंकि सैंपलिंग रिस्क यही तो है कि जो सैंपल के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालोगे इट विल बी डिफरेंट अगर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन टेस्ट करते. तो मैं कहता हूं पॉपुलेशन में आप जितनी टेस्टिंग करोगे उतना आप क्लोजर जाओगे टू द कंक्लूजन रिगार्डिंग द होल पॉपुलेशन. ठीक है, ये हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करे थे. आई थिंक दे वर डिस्कस्ड वेरी मच इन डिटेल. तो आप इनको बस रीड करके चलना. कोई भी डाउट रहता है तो डाउट सपोर्ट नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, हो जाएगा. अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग. सिलेक्शन इस तरह से करना, एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. सबके पास मौका होना चाहिए सिलेक्ट होने का. अब ये सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास 5 मेथड है. 5 मेथड बड़े प्यारे प्यारे मेथड है. एक का नाम है रैंडम सैंपलिंग. रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब है सर? एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. 2 टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. जो भी रैंडम सैंपलिंग हो आप इसमें रैंडम नंबर टेबल्स और रैंडम नंबर जनरेटर यूज कर सकते हो. ऑडिटर की कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है, कंप्यूटर खुद निकाल के देगा, जो निकाल के देगा टेस्ट कर लेना. ठीक है सर. कब यूज करते हैं सर सिंपल रैंडम सैंपलिंग? जब पॉपुलेशन इज होमोजीनस. जो हमारी पॉपुलेशन है विद इन अ गिवन रेंज है, इट इज होमोजीनस, एक जैसी पॉपुलेशन है. आई बात समझ? यस सर. बट सर अगर ये पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड है तो क्या करें? सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे. बड़ी सिंपल बात है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे. पहले हम स्ट्रेटिफाइड में इसको डालेंगे और जब स्ट्रेटास बन जाएंगे उसमें से हम रैंडमली फिर सैंपल्स को पिक करके चल सकते हैं. अब आता है सर इंटरवल सैंपलिंग. ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसमें कुछ भी नहीं है. पॉपुलेशन का जो साइज है उसको डिवाइड करोगे किसके साथ? कम ऑन, पॉपुलेशन का साइज है उसको डिवाइड करोगे किसके साथ? सैंपल के साथ. हमारी अगर 5000 की पॉपुलेशन है और हमको सिर्फ 100 सैंपल चाहिए तो आपका सैंपलिंग इंटरवल आ जाएगा 50. एवरी 50th आइटम को आप टेस्ट करके चलना. बट सर हमारे केस में जो सैंपल इंटरवल है ये एक जैसे ही आइटम्स को सिलेक्ट कर रहा है, यानी एवरी 50th आइटम इज अलाइक. तो कोई बात नहीं, आप सैंपल इंटरवल को बढ़ा दो. आप इस केस में सैंपल इंटरवल को बढ़ा दो. वो जो पूरी टेक्निक थी मैथ्स वाली हमने डिस्कस की थी, आई होप वो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं क्लियर है. फिर आता है सर मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग. इट इज जस्ट लाइक अ वैल्यू बेस्ड सिलेक्शन. जो आप सैंपल का साइज लेते हो, जो आप सैंपल की टेस्टिंग करते हो, इवेल्युएशन करते हो और उसके ऊपर जो कंक्लूजन निकालते हो, हर चीज मॉनिटरी अमाउंट से होता है. फिर बात की थी हैफेजार्ड सिलेक्शन की. सर हैफेजार्ड सिलेक्शन को देख के किसने जान दे दी थी? जल्दी से बताओ. हैफेजार्ड सिलेक्शन को देख के किसने जान दे दी थी? सर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ने जान दे दी थी. कहती चल क्या रहा है, कह रही है हो क्या रहा है, कहती मैं अभी तेरा दोगलापन उतारती हूँ. ऑडिटर तू तो बड़ा ही बायस्ड निकला रे, तू तो बड़ा ही बायस्ड निकला. जो आइटम अच्छा लगता है उसको टेस्ट कर लेता है, जो आइटम मुश्किल लगता है उसको टेस्ट नहीं करता है. तो बड़ी बायसनेस है. तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ने फांसी ले ली. उसने कहा मैं अब यहां पे रहूंगी नहीं, या तो हैफेजार्ड रहेगी या मैं रहूंगी. एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. आई बात समझ? यस सर. लास्ट पॉइंट इज ब्लॉक सैंपलिंग. ब्लॉक सैंपलिंग का मतलब है आपने एक ब्लॉक उठा लिया ऑफ द कंटीजियस आइटम्स. जो भी कंटीजियस आइटम्स है, जो भी एक जैसे आइटम्स है, वो एक ब्लॉक में आ जाते हैं. तो दिक्कत की बात है. ऑडिट में आप ब्लॉक सैंपलिंग यूज नहीं कर सकते. बस इतनी सी बात ध्यान में रख के चलना. अब सर सवाल आता है परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर. अब जो आपने सैंपल्स निकाले उन पे आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे. बट सर एक सैंपल पे मैं ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो क्या करूं? उसके ऑल्टरनेट आइटम पे करो. उस ऑल्टरनेट आइटम को क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट आइटम. आप फिर रिप्लेसमेंट आइटम पे परफॉर्म करके चलो. बट सर 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 रिप्लेसमेंट आइटम पे हमने कर लिया, उसके बाद उस आइटम को छोड़ दे क्या? नहीं. अगर आप उस आइटम पे अपना जो बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर था वो नहीं कर पा रहे तो आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करोगे. अगर सर किसी आइटम पे ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं हो रहा, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं हो रहा, तो बताओ क्या करें? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? वहां ऑडिट वहां. जल्दी से बताओ. एक ऐसा आइटम है बड़ा ही नटखट आइटम है, उसके ऊपर ना तो ऑडिट प्रोसीजर हो रहा है ना ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर हो रहा है. तो बताओ क्या करें? उस आइटम का क्या करें? क्या उसको हम इग्नोर करें या उसको मिसस्टेटमेंट माने? मैंने कहा नहीं कर सकते ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी दुविधा तो समझो. क्या करूं मैं? ओह माय गॉड, व्हाट द केस इज. क्या किया जाए ऐसे केस में? बोलो ना जल्दी से, क्या करेंगे ऐसे केस में?
बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या किया जाए। आइटम पे ना तो ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल है ना ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, तो क्या करेंगे ऐसे केस में। वेरी वेरी गुड। मिस स्टेटमेंट मानेंगे, डेविएशन मानेंगे, सिंपल सी बात है ना, गलती है। तुम गलती बोलने से क्यों शर्मा रहे हो। अरे उसको डेविएशन या मिस स्टेटमेंट मानेंगे। अब सारे के सारे नालायक सही जवाब दे रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो यही तो पॉइंट है, यही तो हमने सीखा था। एक तो ना तुम बड़े प्यारे बच्चे हो। सर प्यारे क्यों नहीं, तुम हो बड़े प्यारे नालायक। सर कहां लिखा था ये, मैं बताऊं 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 बताऊं। ये तो मैंने पिछली क्लास में तुमको बोरिंग ब्रिलियंट करके मैंने समझाया था। दिखाओ सर, दिखाओ 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 जरा, क्या बोला था आपने। देखो मैं सिंपल बात बताता हूं। मैंने एक सैंपल आइटम निकाला, ठीक है सर, उस पे मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, वो एप्लीकेबल था। अब अगर एप्लीकेबल ऑडिट प्रोसीजर लगाया तो पता चल जाएगा ना कि गलती है या नहीं है। अगर गलती नहीं है ऑल ओके, ठीक है। अगर गलती है तो मिस स्टेटमेंट या डेविएशन बोलेंगे। सर मिस स्टेटमेंट कब बोलते हैं, जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं। डेविएशन तब बोलते हैं जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं। सिंपल सी बात याद आ रही है। हाँ सर याद आ रही है। अगर किसी सैंपल आइटम पे ऑडिट प्रोसीजर ही एप्लीकेबल नहीं है तो दो चीजें होंगी। सर क्या होगा, एक तो रिप्लेसमेंट आइटम लाओ उसी ऑडिट प्रोसीजर के लिए, वरना ऑडिट प्रोसीजर बुरा मान जाएगा। अब दूसरा, इसी आइटम के लिए अब आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करोगे। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो तो ओके, आगे बढ़ जाओ उसके साथ। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर भी पॉसिबल नहीं है, then it can be a case of a misstatement in case of test of details and deviation in case of a test of control। क्या ऑडिट प्रोसीजर वाला पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर है? फटाफट बताओ हाँ या ना। तुम ना मजे ले रहे हो अब मेरे, मैंने ये चीज देख ली है। तुम्हारा बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी बिल्कुल भी मूड नहीं है आंसर देने का। तुम पता नहीं कर क्या रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। सारे के सारे बच्चे ऊप्स, डेविएशन, मैनेजमेंट को पूछो। क्यों पूछो है, मैनेजमेंट को पूछ के क्या मिलेगा तुमको, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी, मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मजे ले लिए पूरे के पूरे, पूरे के पूरे मजे ले लिए तुमने जिंदगी के। हाँ सर अब आ जाओ, अब आ जाओ आगे। प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्टिंग द मिस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, हम अपनी मिस स्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करके चलते हैं टू गेट एन एस्टिमेट कि जो हमारा अकाउंट बैलेंस है, जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसमें कितनी मिस स्टेटमेंट है। सर क्या हम प्रोजेक्शन इसलिए करते हैं कि हम एंटिटी से चेंजेस करा सके? नहीं, ये जो आप प्रोजेक्शन करते हो ये आप ब्रॉड ओवरव्यू लेने के लिए करते हो कि कितनी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये काफी नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी अमाउंट आनी चाहिए। सर पर कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट होती है जिसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो कौन है? क्यूट सी, प्यारी सी एनोमली। एनोमली वर्ड कहां से आया? एबनॉर्मेलिटी से। एबनॉर्मल का मतलब है जो बाकी जैसा नहीं है, जस्सी जैसा कोई नहीं, एनोमली जैसा कोई नहीं। तो जो एनोमली आप उसको प्रोजेक्ट नहीं करोगे, उसको आप अलग से ऐड करोगे। बट याद रखना, एनोमली प्लस योर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट विल गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द यू कैन से पॉपुलेशन। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप जो प्रोजेक्शन है वो करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कंट्रोल्स का डेविएशन रेट है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए ही निकल के आता है। एनोमली हमेशा एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस के लिए होती है। एंड याद रखना, किसी भी चीज को एनोमली बनाने के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, जैसा हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था फॉरेन डेटर्स वाला। तो वो पॉइंट ध्यान में रख के चलना। अब सवाल उठता है इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग। ये मैं आपको नोट से ही करा देता हूं, वरना तुम्हारे तो उड़ जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, मैंने जब सैंपलिंग करी, आहा, उसके बाद मुझे मिसस्टेटमेंट मिली। जो मुझे मिसस्टेटमेंट मिली सर वो कैसे बनेगी? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमली, ये मुझे एक बेस्ट एस्टिमेट देगा कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कितनी है। आई बात समझ? ठीक है सर। अब ऑडिटर क्या करेगा, उसका काम था सैंपलिंग में, जहां हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपलिंग पढ़ा था, क्या था? उसको चाहिए रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। द रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन, यानी उसको कंफर्ट चाहिए कि हाँ उसको पॉपुलेशन अब समझ आ गई। बट दिक्कत कब होती है सर? दिक्कत तब होती है जब एक्चुअल मिसस्टेटमेंट, फिर से बोल रहा हूं, जब एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं, जब आपकी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस एनोमली, अगर ये टॉलरेबल एरर से ज्यादा हो जाए, अगर ये उसकी टॉलरेंस से ऊपर चले जाएंगे, अगर ये उसकी मटेरियलिटी से ऊपर चले जाएंगे, तो क्या होगा सर? इस केस में उसको एडिशनल टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इस केस में उसको चेक करना पड़ेगा शायद जो हमारी एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है वो भी टॉलरेबल एरर से ज्यादा हो, तो यही चेक करने के लिए वो एडिशनल टेस्टिंग करेगा। दूसरा केस, सर ज्यादा तो नहीं है बट इट इज क्लोजर, जो हमारी
प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, इट इज क्लोजर टू द टॉलरेबल एरर, तो सर क्या होगा, इसमें भी चांसेस यही है कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कैन बी मोर देन द टॉलरेबल एरर। अब जब भी ऐसी कंडीशन हो, घबराना नहीं है, दो में से कोई ना कोई एक पार्टी तो काम बढ़िया करी देगी। या तो मैनेजमेंट के पास ये मिसस्टेटमेंट्स ले जाओ और उनको बोलो हम ना ऐसी ऐसी प्रोजेक्शन कर रहे हैं और हमको फील आ रही है that the actual misstatement can be more than the tolerable error। तो मैनेजमेंट ना इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि क्या एक्चुअल में ऐसी मिसस्टेटमेंट्स है, अगर है तो उनको रेक्टिफाई करेगा, आपका काम डन। बट अगर मैनेजमेंट ने काम ठीक से नहीं किया, मैनेजमेंट आपकी नहीं सुनती, तो अब आपको एडिशनल टेस्टिंग करनी पड़ेगी ये चेक करने के लिए क्या एक्चुअल में उतनी मिसस्टेटमेंट है जितनी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्या एक्चुअल में उतनी मिसस्टेटमेंट है जितनी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब आप एक्चुअल मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे थ्रू योर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। यहां हमारा सैंपलिंग का पूरा टॉपिक की रिवीजन डन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बस 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना बिफोर द एग्जाम्स एंड आपके बढ़िया से बढ़िया शानदार से शानदार नंबर आ जाएंगे।